गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होता है इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा है। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। चैप्टर का नाम हिंदी और इंग्लिश में आएगा। हिंदी में आएगा आपका वास्तविक संख्याएं और इंग्लिश में आएगा रियल नंबर। आपने 9th क्लास में भी नंबर्स के बारे में पढ़ रखा है, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप इस चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट से इसकी स्टार्टिंग करते हैं। हमारा चैप्टर 1 है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, नेचुरल नंबर। सबसे पहले हमें नंबर्स में क्या पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर आपने देखा होगा हमारी अर्थ पर जब हम नेचर में जाते हैं, नेचर यानी प्रकृति के पास जाते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं बहुत सारे हमें पेड़ पौधे दिखते हैं, पशु पक्षी दिखते हैं। तो आप उससे इसको कोरिलेट कर सकते हो कि जब हम उनकी काउंटिंग करते हैं तो हमें नंबर्स की जरूरत पड़ती है। और हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? 1 से करते हैं। मतलब आप प्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? 1 से। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, 1 से लेकर अप टू जहां तक आप इसको ले सकें। अब होल नंबर की बात करते हैं। होल नंबर का नाम आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्यों रखा होगा। होल नंबर ये कि जब हम काउंटिंग करते हैं, जब हम 1 से नेचुरल नंबर स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम जब तक 9 तक जाते हैं, 9 के बाद में जाने के बाद में हमारे पास 10 आता है। लेकिन 10 कब आता है? जब हम उसके पीछे 1 के पीछे क्या लगाते हैं? 0 लगाते हैं। मतलब इस 0 ने आकर के हमारी काउंटिंग को क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। अगर ये 0 नहीं होता तो अगर मुझे 1000 लिखना होता तो क्या मैं लिख पाती? नहीं लिख पाती, क्योंकि जब तक मैं 1 के पीछे 0 नहीं लगाऊंगी तब तक मैं उसको 1000 काउंट नहीं कर सकती। मतलब 0 किसी भी नंबर के पीछे अगर 0 लग जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन जब 0 आ गया तो ये नंबर पूरे हो गए हैं, इसलिए इसको होल नंबर या पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? सम संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे 2, 0 अगर हम लें तो 0 इवन नंबर में आप 0 भी इंक्लूड कर सकते हो। 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू ये जब तक चलता है, जब तक काउंटिंग आपकी चलती रहेगी। 12 के बाद 13 छोड़ेंगे और 14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्या आ गए? आपके इवन नंबर आ गए। सम संख्या हो गई। सम संख्या उनको बोलते हैं जो 2 से डिविजिबल होती है। अब ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती है? विषम संख्याएं जो 2 से डिविजिबल नहीं होती है। जैसे 0, आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि इवन नंबर 0 से स्टार्ट करें आप तो 0 यहाँ लिखें, 1 आपका ऑड नंबर आ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा तो 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, यानी 1 बाय 1 यहाँ पर काउंटिंग क्या होती है? चलती रहती है। ऑड नंबर में क्या होता है? ये 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं और इवन नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, इसमें 2 का डिवाइड नहीं होता है और इसमें 2 का डिवाइड होता है। अब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो कि या तो 1 से डिवाइड होंगे या खुद से विभाजित होते हैं। मैंने आपके लिए हिंट भी लिख दी है कि जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। जैसे 1 खुद से डिवाइड होगा, ठीक है, और 1 से भी डिवाइड होगा। 2 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा। ये किसी और के टेबल में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। 3 के टेबल में 3 आता है, इसके अलावा कहीं और आपको दिखाई नहीं देता है। 4 हमने यहाँ नहीं लिया है क्योंकि 4 क्या होता है? 2 की टेबल में आता है, 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो प्राइम नंबर समझ में आ गया। इससे ही कोरिलेटेड आता है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? संयुक्त संख्या क्या होती है? ऐसे नंबर या तो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर खुद से डिवाइड होते हैं या किसी और नंबर से भी डिवाइड होते हैं। वो क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर। हमने प्राइम नंबर में देखा था कि वो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं, लेकिन कंपोजिट में क्या हो रहा है? ये 1 से भी होंगे, खुद से भी होंगे और किसी और नंबर से भी होंगे। जैसे 4 1 से होता है, 4 से भी होता है और 2 से भी होता है। ठीक है। 6 कंपोजिट नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 4 से होती है। ठीक है, फिर 6, 8, 9, 10, 12 अप टू ये जहां तक हम इसको निकाल सकते हैं। अब इंटीजर यानी होता है पूर्णांक। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर आपकी कोई नंबर होता है, ऐसा कोई नंबर होता है जो नंबर लाइन पे आप उसको शो कर दें तो वो आपका क्या कहलाता है? इंटीजर। इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ये सारे आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं और ये वाले सारे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर्स
पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब आते हैं हम रेशनल नंबर पर। रेशनल नंबर जो किसी फ्रैक्शन के फॉर्म में होती है, फ्रैक्शन जैसे p/q के फॉर्म में होती है, जहाँ पर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ऊपर 0 आया तो चलेगा, लेकिन नीचे 0 नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप इसको 4/5 भी लिख सकते हैं। ये आपका एक रेशनल नंबर हो गया। ये रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में ही रहते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो कि इस फॉर्म में ना रहे, वो इरेशनल नंबर नॉट p/q के फॉर्म में होते हैं। और रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो क्या बन जाता है, रियल नंबर। मतलब हमने ऊपर जितने भी नंबर पढ़े हैं वो रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है, और वही क्या कहलाएंगे, आपके रियल नंबर कहलाएंगे। जब तक आपको ये सारी डेफिनेशन पता नहीं होगी या आपको इसका बेसिक नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप इस चैप्टर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझाए हैं। इसके आगे हम और भी चीजें समझेंगे। इस चैप्टर में हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे, जिसको यूक्लिड डिवीजन लेमा भी बोलते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हिंदी में इसको बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये प्रमेयिका होती है a इज इक्वल्स टू BQ प्लस आर। a इज इक्वल्स टू BQ प्लस आर। ये भाज्य बराबर भाजक गुणित का भागफल धन का शेषफल, जो आपने पढ़ रखा होगा छोटी क्लासेस में, वही चीजें जिसको क्या किया है, a इज इक्वल्स टू BQ प्लस आर के शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। इसमें जो r की वैल्यू होती है, r की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी एंड लेस देन टू b होगी। मतलब आपको r की जो वैल्यू है जिसमें 0 से क्या होगी, बड़ी होगी, ग्रेटर देन होगी। ठीक है, और उसमें ये इक्वल का साइन लगा है, मतलब 0 भी इंक्लूड होगा, लेकिन b से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, इस तरह से हम इसका यूज करेंगे। अब हम आते हैं LCM एंड HCF पे। LCM आपने पहले भी पढ़ रखा होगा और शायद बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, लेकिन एक बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। LCM यानी लघुत्तम समापवर्त्य। इसमें आप क्या करते हैं, LCM फाइंड करते हैं। LCM निकालने के लिए हम दोनों का फैक्टराइजेशन जो भी किया जाता है, जिस नंबर का हमें LCM निकालना है, LCM यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इसमें कम से कम जितना भी कॉमन नंबर होगा उसको हम यहाँ निकालेंगे। तो 2 और 8, जब LCM की बात होती है तो हम दोनों को साथ में सॉल्व करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक है, यहाँ पर 1 का 1 आ गया और 2 1 ज़ा 2 आ गया। तो यहाँ पर फैक्टर क्या हुआ है, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ये आपका LCM आ गया है। इसी तरह से हम इसी नंबर का HCF फाइंड करेंगे। तो मैंने इसको अलग अलग कर लिया है। अलग करने से हमारा HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इजीली अच्छे से सॉल्व हो जाता है और हमें समझ भी आ जाता है। महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, यहाँ 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। जब इसको सॉल्व किया तो 2 के फैक्टर क्या आया, ओनली 2 आया, लेकिन 8 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो दोनों में कॉमन हो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो हमने 2 क्या कर लिया, अलग लिख लिया। सपोज अगर यहाँ एक और बार 2 होता तो ये 2 और ये 2 आप दोनों क्या कर सकते थे, कॉमन निकाल सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है। फिर यहाँ दोनों का मल्टीप्लीकेशन होकर फाइनल आपका आंसर यही आता है। तो HCF आपका कितना आ गया है, 2 आ गया है। अब इस चैप्टर में हमें एक चीज और पढ़ने के लिए मिलेगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन यानी शांत दशमलव प्रसार। जब हम डिवाइड करते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत बार तो हमारा डिवाइड कहीं ना कहीं जाकर के 2-4 स्टेप में सॉल्व होकर खत्म हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये सॉल्व नहीं होता है। तो हम इसको देखते हैं कि अगर मैं 17 को 8 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा 3 स्टेप में मेरा सॉल्यूशन निकल जाता है और मेरा रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है। मतलब जब ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाए एक नंबर के बाद में, एक स्टेप के बाद, तो ये टर्मिनेटिंग क्या होता है, डेसिमल एक्सपांशन होता है, मतलब ये टर्मिनेटिंग होता है। और जब हम इसको डिवाइड करते जा रहे हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। आप इसको डिवाइड करते जाओगे तो ये रिमाइंडर आगे क्या होता है, बचता जाता है। मैंने इसको सिर्फ 3 स्टेप तक 3 डेसिमल प्लेस तक ही सॉल्व किया हुआ है। आप चाहें तो इसको और कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये बहुत आगे तक जाने वाली है, एक टाइम के बाद ये रिपीट भी होगी। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होता है, यानी अशांत दशमलव प्रसार होता है। इस चैप्टर में हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।
अभी तक मैंने आपको जो बताया इस चैप्टर का सारा क्या बता दिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है और इसी के बेसिस पे हमारे चैप्टर पूरा सॉल्व होगा।